हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं आज ग्रसनी के बारे में। लास्ट पढ़ा था हमने मुख, मुख गुहा, उसके बाद बात की थी हमने कटकी। अब देखिए बात करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी क्या होता है? देखिए हमने ये बात की थी कि अगर हम कोई भोजन को खाते हैं, हम अगर किसी भोजन को खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो भोजन यानी पाचन तंत्र की हमने परिभाषा को बताया कि यदि किसी भोजन को सरलीकृत करना, मतलब भोजन को सरलीकृत करना मतलब उसका अवशोषण और वसा द्वारा अपचयित करना, मतलब जितना भी भोजन खाते हैं उन सबको क्या करना? अपचयित करना। ये बात की। तो अब देखिए ग्रसनी क्या होता है। अब हमने ये कहा था ग्रसनी क्या होता है, बात करते हैं कि अगर आप किसी भोजन को खाते हो, भोजन कहाँ गया आपका? आपने भोजन को डाला किसमें? मुख में। मुख के बाद में भोजन कहाँ जाएगा? मुख गुहा। मुख का मतलब मुख के बाद में मुख गुहा आएगी। जैसे कि यहाँ हमने भोजन को खाया, खाने के बाद पीछे का हिस्सा यहाँ का मुख गुहा कहलाता है। उसी के अंदर क्या लगे होते हैं? दांत लगे होते हैं, जबड़े लगे होते हैं, और वहीं पर ऊपर हमारा कंठ आ जाता है। इसके बाद में इसका आगे वाला जो भाग होता है जहां पर जीवा लगी होती है, उस पूरे भाग को क्या बोला जाता है? ग्रसनी बोला जाता, फेस बोला जाता, ग्रसनी बोला जाता। अब इस ग्रसनी में क्या होता है देखिए, अब यानी जीवा की तालु और उसका पीछे का जो भाग होता है उसे ग्रसनी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें भोजन क्या करता है? मुख से मुख गुहा में आने के बाद भोजन यहां से कहां पहुंचता है? ग्रास नाल में पहुंचता है। और ग्रास नाल में पहुंचेगा तो वहां पर दो द्वार होते हैं। एक द्वार होता है कौन सा? ऐसे से दो द्वार लगाए जाते हैं। इसको बोला जाता है श्वास नली, इसको बोला जाता है श्वास नली। और ये होती है भोजन नाल, भोजन नाल, जिसे ग्रास नाल भी बोला जाता है। ग्रास नाल या ग्रास नली, ये दो होते हैं। ग्रास नाल और ग्रास नली होता है। अब भोजन क्या होता है? मुख से मुख गुहा में आया, मुख गुहा के बाद में कहा जाएगा? ग्रास नली में। ग्रसनी से होता हुआ कहा जाएगा? ग्रास नली में जाना चाहिए। कौन जाना चाहिए? भोजन। अब देखिए द्वार हो गए दो, पता कैसे चलेगा किसमें जाना चाहिए? अब जैसे यहां पर हमारा मुख है, जैसे ये हमारा मुख है। अब यहां से भोजन हमने खाया, मतलब इसका जो पीछे वाला ये भाग होता है ना, ये पीछे वाला जो भाग होता है, समझने के लिए बना रहा है, अच्छा चित्र आपको साइड में डायग्राम के थ्रू में आपको दिख जाएगा। अब मतलब ये वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है दोस्तों ग्रसनी। इसे क्या बोला जाता है? ग्रसनी। मतलब भोजन आप यहां से खाओगे तो यहाँ एक घाटी ढक्कन होता है। यहाँ पर क्या होता है? घाटी ढक्कन होता है। क्या होता है? घाटी, पाली घाटी ढक्कन होता है, जिसे एपिग्लोटिस बोला जाता है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मतलब यहां से भोजन का बाइट आया, मतलब भोजन का छोटा सा टुकड़ा आया, आने के बाद कहां से टकराएगा? जिस एपिग्लोटिस यानी पाली घाटी ढक्कन से टकराते ही ये ढक्कन क्या हो जाता है? अपने आप बंद हो जाता है। किसके ऊपर बंद हो जाता है? श्वास नली के ऊपर बंद हो जाता है। जैसे भोजन आया, टकराएगा, यहां से टकराएगा, टकराने के बाद श्वास नली को बंद कर देता है। तो भोजन किसी भी हालत में श्वास नली में नहीं जाता, जाएगा कहां? सीधा भोजन नाल यानी ग्रास नाल में चला जाता है। ये बात इसकी समझने की, ग्रसनी में हमने आपको समझा दिया। तो अब लिखने की बारी दोस्तों, चलिए लिखिए ग्रसनी। ग्रसनी में लिखिए मुख गुहा के पीछे की ओर एक कुपीनुमा संरचना खुलती है जो ग्रसनी कहलाती है। यानी मुख गुहा के पीछे एक कुपीनुमा क्या निकलती है? नली निकलती है, एक संरचना बनती है जिसे ग्रसनी बोला जाता है। यह भोजन को वायु से संयुक्त मारक तथा ग्रसनी अपनी संरचना से सुनिश्चित करती है कि किसी भी सूरत में हमारा भोजन का टुकड़ा
कहा ना जाए, श्वास नली में ना जा पाए। ये बात हो गई। और ग्रसनी के पीछे की ओर अग्र भाग में श्वास नली के पृष्ठ भाग को ग्रास नाल में खुलती। ये बातें हमने कर ली। तो हमने इसमें लिखना ये है कि देखिए दोस्तों, यह भोजन व वायु का संयुक्त मार्ग होता है। मतलब मैंने बात कर दी भोजन वायु का, वायु है किसका, वायु का व भोजन का। भोजन का क्या होता है, संयुक्त मार्ग होता है। अब देखिए इसका संयुक्त मार्ग होता है। अब ये जो मार्ग होता है तो हमें ये बात करनी है कि भोजन किसी भी हालत में, इसके बाद लिखना है भोजन किसी भी हालत में श्वास नली में, श्वास नाल में न जा पाए, न जा पाए। ठीक है, तो भोजन कहां जाए, ग्रास नली में। भोजन कहां जाए, ग्रास नली में जाए। इतनी बात हमें। अब देखिए नेक्स्ट बात लिखते हैं। ग्रसनी 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। देखिए 1 नंबर होती है दोस्तों नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। फिर होती है कंठ ग्रसनी। सबसे पहले नासा ग्रसनी लिखिए। यह आपको साइड में एक डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा। उस डायग्राम में देखिए नासा ग्रसनी कौन होता है, यहाँ का पीछे वाला भाग, मतलब पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा नासा ग्रसनी होता है। उसके बाद में आया मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी उसके नीचे का वाला भाग जो होता है जहां पर मुख गुहा में खुलता है वो होता है उसका मुख ग्रसनी। इसके द्वारा भोजन कहां पहुंचता है, मुख से ग्रास नाल में खुलता है। उसके बाद में आता है कंठ ग्रसनी। कौन सी ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी को और बोला जाता है अधो ग्रसनी, अधो ग्रसनी। सबसे पहले बात कर ली हमने नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी आपको डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा। मुख के पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग आपको दिख रहा होगा वो हमारा नासा ग्रसनी कहलाता है। उसके बाद में मुख ग्रसनी, भोजन के द्वारा जो खाया जाता भाग होता है, जहां से भोजन मुख गुहा में निकलता है, वो गुहा वाला भाग आपको दिख रहा होगा मुख ग्रसनी। उसके बाद में उसके थोड़ा नीचे चले जहां पर हमारा कंठ शुरू हो जाता है, कंठ ग्रसनी। कंठ बोलते हैं ये वाला जो भाग होता है कंठ बोला जाता है। और ये कंठ को क्या बोला जाता है, कंठ ग्रसनी या अधो ग्रसनी बोला जाता है। ओके दोस्तों, ये 3 बातें हमने इसमें कर ली। बस आपको क्लास 10th के हिसाब से इतना ही इसमें पढ़ना है। ग्रसनी के 3 भाग, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ यानी अधो ग्रसनी। लिखने वाली बात पर की वो इस क्लास 10th में हमने लिखी। इसमें आपको डायग्राम के थ्रू आपको दिख गया होगा। नेक्स्ट लिखिए ग्रास नली। नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्रास नली की। ग्रास नली या ग्रास नाल। अब देखिए ग्रास नाल क्या होता है। देखिए अब आपने कहा मैंने भोजन को खाया, भोजन कहां गया, सब बातें करेंगे मुख में गया। सबसे पहला काम मुख से, फिर मुख के बाद में कहां गया, मुख गुहा में। मुख गुहा मतलब पीछे वाला भाग, मुख के थोड़ा पीछे वाला जहां पर जीवा के बीच में और तालु के बाद का भाग मुख गुहा होता है। उसके बाद में ग्रसनी में, ग्रसनी मुख गुहा के पीछे का भाग और ग्रसनी से ऊपर वाला जो भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद भोजन कहां जाएगा, ग्रास नाल में। अब ग्रास नाल में भोजन जाएगा तो ग्रास नाल क्या क्या काम करेगा इसके बारे में हम पूरा पढ़ते हैं। तो ग्रास नाल के बारे में लिखते हैं। देखिए अब देखिए शुरू में आपको एक डायग्राम के थ्रू देखो, उस डायग्राम में देखिए आपको ये दिख रहा होगा। सबसे पहले भोजन ग्रसनी के द्वारा हमने गया, ग्रास नाल आपको लंबी संरचना दिख रही होगी। अब वो संरचना क्या है, वो संरचना हम ये कहेंगे भोजन कहां आया, ग्रास नली में आया। भोजन ग्रसनी के द्वारा ग्रास नली में, तो आपको लंबी संरचना दिख रही, उस वो लंबी संरचना कौन होती है, ग्रस नली होती है, उसे ग्रास नली बोला जाता है। अब उसके द्वारा भोजन कहां जाता है, आमाशय में जाता है, स्टोमच में जाता है। मतलब ग्रास नली क्या करता है, भोजन को, मतलब हमें शॉर्ट में लिखता हूं यहां पर,
भोजन को कहां पहुंचाता है? भोजन को क्या करता है? ये आमाशय में पहुंच जाता है। किसमें? आमाशय में पहुंच जाता है। क्या करता है? ये भोजन को सिर्फ आमाशय में पहुंचाने का यानी स्टोमच में पहुंचाने का क्या करता है? काम करता है। ओके। दूसरी बात, भोजन को कहां पहुंचा दिया? ग्रास, आमाशय में पहुंचा दिया। मतलब ये इसकी ग्रास नली में होता है ना, कोई पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता, और न ही ग्रसनीय भोजन का पाचन होता है। पाचन इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है इसमें, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का सिर्फ ये काम करता है, सिर्फ ये कार्य करता है। ग्रास नली में कोई भोजन का पाचन नहीं होता। पाचन ज्यादातर कहां होगा? आमाशय में। आमाशय के बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत द्वारा फिर भोजन का वहां पर पाचन होता है। सिर्फ ये पहुंचाने का काम करता है। ओके। अब पहुंचाएगा कैसे वो भी आपको बताएंगे। पाचन होता है, डायग्राम आपको शायद दिख रहा होगा, उसमें देखिए लंबी संरचना दिख रही है। वो लंबी संरचना क्या है? वो ग्रास नली है। भोजन का पाचन इसमें नहीं हुआ। तो अब देखिए, अब भोजन ग्रास नली में दिख रहा होगा, साइड में दो दीवारें दिख रही होगी, लंबी लंबी दीवारें। वो दीवारें क्या है? ये वाली, ये वाली। यहां पर पाई जाती है दीवारों पर श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्मा ग्रंथियां कौन सी होती है? इसके ऊपर बात करते हैं। मतलब आपने भोजन खाया, भोजन का टुकड़ा खाया, मतलब छोटा सा बाइट यानी हिस्सा लिया, खाना खाया, खाने के बाद भोजन कहां जाए? ग्रास में ले। अब आपने कभी ये देखा है कि आपको हिचकी आ जाती है? आपको क्या हिचकी आ जाती है? बोलते हैं खाना खाने के बाद हिचकी आ जाती है खाते खाते। तो क्यों आती है? क्योंकि ये भाग क्या होता है? सूखा होता है। क्योंकि इसके ऊपर भाग सूखा हुआ होता है। अगर कहते हैं कि थोड़ा पानी पी लो, तो ये भाग क्या होता है? मुलायम हो जाता है, मतलब नरम हो जाता है। पहले क्या था? सूखा हुआ था। पहले क्या था? सूखा था एकदम। उसके बाद पानी पीने में नरम हो गया। नरम होने का मतलब यहाँ पर क्या पाई जाती है? लार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पर लार पाया जाता है। लार क्या करता है? भोजन को, जैसे भोजन आया वो भोजन को यहाँ रुकने नहीं देता। कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे ग्रास नली, श्लेष्मा ग्रंथि नहीं पाई जाएगी तो भोजन हमारे पेट तक यानी आमाशय तक नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे श्लेष्मा ग्रंथि होगी, नहीं होगी तो ये भोजन को नहीं जाने देगा, क्योंकि भोजन यहाँ पर अटक जाएगा, रुक जाएगा। फिर पानी के द्वारा भोजन आगे जाता है। ओके। तो मतलब श्लेष्मा ग्रंथि क्या काम करती है? भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य करती है। कहां तक? स्टोमच तक। और श्लेष्मा ग्रंथि में एक बात और है कि इसमें लार ग्रंथि होती है, जो भोजन को चिपचिपा बनाती है। लार के द्वारा यानी पानी के द्वारा भर देती है, जिससे भोजन आगे की ओर चला जाता है, रुकता बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है दोस्तों? ये बात भी हमने कर ली। श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, पाई। अब देखिए इसमें क्या होती है? कर्मा कुंचन गति होती है, कर्मा कुंचन गति होती है। अब देखिए गति हमने कह दिया, फिजिक्स किधर ले आए सर जी? किधर ले? बल्कि होती है दोस्तों, इसमें कर्मा कुंचन गति होती है। कैसे? जैसे आपने कहा आपके पास एक थैली, इतनी बड़ी थैली, उसमें आपने कोई चीज को डाला, कोई कठोर पदार्थ को डाला, तो आप क्या करते हो? जैसे एक थैली है, एक थैली लिया आपने, यहां पर कोई चीज को रख दिया। अब आप क्या करते हो? ये आगे नहीं जा पा रहा, आगे नहीं जा पा रहा, तो आप क्या करते हो? एक हिस्से को दबाते हो। एक हिस्से को जैसे ही दबाओगे ये आगे की ओर गति करने लग जाएगा। मतलब ये है, आपने यहां डाला, आप जैसे इसको पिचकाओगे एकदम से आगे नहीं जाता क्या? जैसे ही पिचकाओगे, दबाओगे, बल डालोगे, जोर डालोगे, तो वस्तु आगे की ओर चली जाती है। वो क्यों जाती है? वो होती है कर्मानुकुंचन गति। ये क्या होती है? भोजन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे आया, आने के बाद अपने आप इसके ऊपर फोर्स लगता है। मतलब ये ऐसे ऐसे होता रहता है। क्या होता है? ग्रास नली कभी इधर ऐसे होती रहती है, आपको दिखती नहीं होगी, बल्कि ग्रास नली ऊपर का जो ग्रसनी में शुरू होती है, मतलब ग्रसनी के द्वारा ग्रास नाल जैसे ही शुरू होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? ऐसे पाया। ये ऐसा क्या होता है? गौर से देखिए, ये जो होता है ना, यहां पर कर्मानुकुंचन गति होती है। गौर से देखिए, कंठ पे हाथ लगाइए, ये वाला भाग आप देखिए, इसको दबाकर आपको ऐसा ही दिखे
यहाँ पर ग्रसनी का कौन सा भाग, कंठ ग्रसनी, अधोग्रसनी और उसके थोड़ा नीचे गति होती है कर्मानुकुंचन गति। यहाँ का जो ये भाग होता है इसके द्वारा, स्टोमच के द्वारा यहाँ पर हमारे आमाशय तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही भोजन आएगा, यहाँ पर क्या डालेगा, ये इसके ऊपर बल डालेगा तो भोजन एकदम से तेजी से आगे जाएगा, फिर ये बल डालेगा और तेजी से आगे, तो इसके द्वारा यहाँ पर श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है जो भोजन को और आगे पहुंचा देती। क्लियर? आगे देखते हैं। क्रमानुकुंचन गति हो गई। क्रमानुकुंचन गति के बाद में बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई कितनी होती है आपको दिख रहा होगा, लंबाई आप लिख लीजिए कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। 25 से 30 लिख लीजिए सर, 25 से 30 सेंटीमीटर बताई गई है। हाँ, लगभग तो 25 सेंटीमीटर बताई गई है, सेंटीमीटर आपको बता दूं 25 लिख लीजिए दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजन है। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, मतलब 25 सेंटीमीटर लंबी है होती है। अब देखिए बुक में क्लास 10th में बताया गया सिर्फ लंबाई, आपको मोटाई और लिखनी है। मोटाई लिख लीजिए इसकी 20 से 25 mm, मिलीमीटर, नॉट की सेंटीमीटर। मिली का मतलब इतना सा भाग, छोटा सा भाग, मतलब जब भोजन आएगा तो भोजन अगर ऐसे देखो, भोजन का टुकड़ा बड़ा है, यहां नहीं आ रहा तो ये थोड़ा ऐसे नहीं हो जाता क्या, और बड़ा नहीं हो जाता क्या, ये वाला भाग इसका थोड़ा बड़ा हो जाता। कैसे? ये वाला भाग थोड़ा इसका बड़ा हो जाता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, फिर वापस से सीधा हो जाता है। बस बात इतनी सी होती है, इसलिए 25 सेंटीमीटर लंबा बताया जाता है। अब देखिए हमने इतनी लिखी, अब आगे लिखिए 25 सेंटीमीटर हो गया, और देख लेता हूं कुछ है तो बताने लायक। हाँ, अब देखिए मिलीमीटर लंबा भी बता दिया। अब देखिए जब भोजन आता है, हमने ग्रसनी में पढ़ा था कि क्या होता है, भोजन आया, पाली घाटी ढक्कन होता है जिससे टकराने के बाद भोजन श्वास नाल में जाकर भोजन नाल में ग्रास नली में पहुंच जाता है। मतलब क्या पाया जाता है, घाटी, पाली घाटी देखिएगा, पाली घाटी ढक्कन पाया जाता, पाली घाटी ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को कहीं ना जाने देता, श्वास नली में नहीं जाने देता। और इस ढक्कन को क्या बोला जाता है, एपिग्लोटिस बोला जाता है। एपिग्लोटिस हिंदी में लिखिएगा, एपिग्लोटिस बोला जाता है, इंग्लिश में इसको हिंदी में बोला जाता है पाली घाटी ढक्कन। एपी लिखना है, एपिग्लोटिस, इसे एपिग्लोटिस बोला जाता है। डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। और तो बहुत गर्म है दोस्तों। एपिग्लोटिस लिख लिया, बस हमें इसमें इतनी ही बातें करनी है ग्रास नली में, इसके थ्रू आप इसको लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए एपिग्लोटिस होता है, थोड़ा और बता देता हूं। एपिग्लोटिस हुआ मतलब जैसे ही भोजन आया, आने के बाद एपिग्लोटिस से जैसे ही टकराएगा, पाली घाटी ढक्कन से टकराते ही, वो ढक्कन ऐसा था, यहां से भोजन आया, टकराया, टकराने के बाद ऐसे ऐसे एकदम मुलायम हो गया, एकदम मुलायम। जैसे ही टकराएगा, पानी भी टकराएगा, वो भी बंद हो जाता है, मतलब ऐसे अपने आप बंद होता है। श्वास नली यहाँ होती है ना, जैसे ये श्वास नली है, ये अपने आप बंद हो जाती है। अब भोजन आएगा, टकराएगा इससे, तो वो श्वास नली में नहीं जाकर किस में जाएगा, भोजन नली में जाएगा। थोड़ा सोच के भी देखिए, डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखा दिए, थोड़ा और सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। नेक्स्ट आ रही है दोस्तों आमाशय, स्टोमच। अब आमाशय के बारे में लिखते हैं। ग्रास नली हमने पढ़ ली, अब देखिए आमाशय।
स्टोमच क्या होता है दोस्तों? स्टोमच देखते हैं। आपने भोजन को क्या खाया? ग्रास नली के द्वारा भोजन कहाँ गया? आमाशय में। अब देखिए आमाशय क्या करता है? आमाशय एक जे आकार की संरचना होती है। साथ साथ में हम नोट्स बनाते हैं, थोड़ा बुक से देखते हैं दोस्तों। हाँ सही, यह एक पेशीय ग्रंथि होती है। कौन सी? पेशीय जे आकार की, जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। डायग्राम भी अभी आपको दिखाएंगे। देखिए थैलीनुमा संरचना होती है, तो इसमें क्या मिला? मतलब थैलीनुमा संरचना, इस प्रकार का डायग्राम ये होगा, इस प्रकार का डायग्राम ये होगा। ओके, अब बात करेंगे 2 मिनट की। अब थैलीनुमा संरचना, थैलीनुमा संरचना जो ग्रास नाल के द्वारा भोजन आया, किसमें गया? स्टोमच में गया। अब जैसे भोजन यहाँ पर आता है, इसमें क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। इसकी दीवारों पे क्या पाई जाती? ग्रंथियां पाई जाती है। वो ग्रंथियां भी आपको बताएंगे। तो एक बात ये ध्यान रखनी कि इस भोजन में यहाँ पर क्या होता है? एसिड भरा होता, यहाँ पर एसिड होता है। ओके, एसिड होता है। भोजन जैसे यहाँ पर आता है तो वह भोजन को और बारीक बारीक हिस्सों में बांट देता है। पहला बारीक हिस्सा कहाँ बांटा जाएगा दोस्तों? मुख में। मुख में बताया था पहला काम पाचन का कहाँ शुरू होता है? मुख में। भोजन को पीसना दांतों के द्वारा। कृंतक, तृदनक, अग्र चौनक और चौनक हमने पढ़े थे। ओके, दांत भी पढ़ लिया। दांतों के द्वारा भोजन का पाचन हुआ, तो वहां से भोजन ग्रसन में पाचन नहीं होता, ग्रास नली में आगे पहुंचाने का काम होता है और पाचन नहीं होता। उसके द्वारा पाचन कहाँ होता है? यहाँ पर। जैसे भोजन का छोटा सा टुकड़ा आएगा, ये भोजन को और बारीक हिस्सों में बांट देगा। बांटने के बाद वो उसको आगे पहुंचा देता है। यहां से कहां पहुंचाया उसको? छोटी आंत में, और यहां से ग्रस नली में। ओके, अब देखिए आगे लिखते हैं। अब देखिए आगे लिखिए, इसमें भोजन क्या होता है? 3 से 4 घंटे तक भोजन का क्या होता है? आहार होता है। इसमें 3 से 4 घंटे तक भोजन का आहार होता है। मतलब आहार का मीन क्या है? भोजन यहाँ पर रुकता है, मतलब भोजन का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? 3 से 4 घंटे तक पाचन होता है। यहाँ पर क्या होता है? भोजन का 3 से 4 घंटे तक पाचन होता है। अब देखिए भोजन को है ना, आमाशय को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर डाल दे, लिखिए कार्डिक भाग। कार्डिक भाग, कार्डिक भाग जिसे बोला जाता है जठरागम भाग। इसे बोला जाता है जठर कौन सा भाग? ये वाला जो भाग होता है जहां से स्टोमच यानी आमाशय शुरू होता है, बात गौर कीजिएगा। जहां से ग्रास से बोला आमाशय में आए, तो पहला जो भाग होता है उसे बोला जाता है कार्डिक भाग। कार्डिक पहला जो भाग होता है उसे बोला जाता है दोस्तों कार्डिक भाग। क्लियर? 2 नंबर आता है फंडिस भाग। कौन सा भाग? फंडिस भाग। फंडिस भाग, ये जो खुला भाग दिख रहा होगा वो होता है दोस्तों फंडिस भाग। फंडिस भाग। अब तीसरा भाग जठर निगम भाग। जठर निगम भाग कौन सा? ये वाला भाग होता है जठर निगम भाग। अब देखिए इतनी बात कर ली। अब एक डायग्राम आपको साइड में देखिए, डायग्राम में देखते हैं। ग्रास नली से भोजन आया कहां पर? वहां तक। अब जो पहला जो भाग आपको दिख रहा होगा जहां पर भोजन शुरू होता है वो होता है इसका जठर आगम भाग, जिसे कार्डिक भाग बोला जाता है। कार्डिक भाग दिख गया। कार्डिक भाग के थोड़ा और नीचे देखिए,
खुला सा भाग दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग क्या होता है 80% बड़ा भाग होता है। अमाशय का 80% सबसे बड़ा भाग ये माना जाता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है यहाँ पर, लेकिन उससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे कहाँ होता है, ध्यान से देखिए जो फंडिस भाग, उसमें क्या होता है एसिड की मात्रा अधिक होती है, वो भाग एसिड का भाग होता है। ओके, इसके थोड़ा और नीचे देखिए, आपको दिख रहा होगा जठर निगम भाग। जठर निगम भाग, उसके द्वारा भोजन छोटी आंत में प्रवाहित होता है, आपको दिख गया। अब आगे लिखिए, अमाशय में 2 स्वर्णीय पेशियां पाई जाती है। मतलब अब अमाशय में अब देखिए अमाशय में 2 स्वर्णीय पेशियां मतलब 2 अवरोधनी पाई जाती, अवरोधनी होती है। 1 नंबर डालते हैं और 2 नंबर देखते हैं। 1 नंबर डालिए, जठर आगम, दूसरी होती है जठर निर्गम। जठर आगम और दूसरी होती है जठर निर्गम अवरोधनी, निर्गम्य 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 अवरोधनी। इसे बोला जाता है ग्रास, एक मिनट दोस्तों, ग्रास नलिका अवरोधनी बोला जाता है, ग्रास नलिका अवरोधनी। और इसे आपको पता ही है जठर निर्गम्य बोला जाता है। बात करते हैं, देखिए जठर आगम अवरोधनी, डायग्राम में देखिए, ग्रास नली से शुरू हुआ, ग्रास नली से शुरू हुआ। ग्रास नली से जैसे शुरू होता है उसके बाद में घुमाव वाला भाग आएगा, उसके पहले जो 2 लकीरें से खींची है, कौन सी, यहां देखिए, इसमें देखिए, यहां पर 2 अवरोधनी सी है, यहां 2 आपको दिख रहा होगा, ये 2 क्या है, जठर आगम अवरोधनी है। ये जठर आगम अवरोधनी होती है। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या होता है अवरोधनी का, अवरोधनी का मतलब अवरोध डालना। मतलब जो भोजन अमाशय में आ गया, ग्रास नली के द्वारा जो भोजन अमाशय में आ जाता है, उसके द्वारा अमाशय में उसका पाचन हो गया, मतलब एसिड का भाग, उसमें एसिड के द्वारा भोजन घुल गया, वो भोजन वापस कहा ना जा पाए, ग्रास नली में ना जा पाए। बस इतनी सी बात समझिए। जो भोजन अमाशय में आ जाता है और अमाशय के बाद उसका पाचन होता है, वह भोजन वापस से ग्रास नली के द्वारा ग्रसनी में न जा पाए, हमारे मुख से बाहर न आ पाए। ये जैसे भोजन इसके अंदर आता है, उसके बाद में भोजन को यहां से बाहर न जाने देता। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। दूसरी बात, जठर निगम अवरोधनी, ये क्या करता है, नीचे चलिए, कहां पर, इस वाले भाग पे देखिए, यहां पर भी एक अवरोधनी पाई जाती है, इसे बोला जाता है जठर निर्गम्य अवरोधनी। ये अवरोधनी क्या करती है, ये अवरोधनी जब इस भोजन को कहां पहुंचाती है, छोटी आंत में पहुंचाती है। लास्ट में देखिए छोटी आंत दिखा गया होगा, छोटी आंत में इसको पहुंचा देती है। छोटी आंत में भोजन को पहुंचा दिया, मतलब वापस से इसको इसमें नहीं आने देती। बस इसके द्वारा यहां आ गया, वापस यहां नहीं जाने देती। यहां जैसे ही भोजन आ गया, वापस यहां नहीं जाने देती। बस इतनी सी बात हमको कर ली क्लियर। ये हो गया दोस्तों यहां। अब आगे लिखिए, अमाशय में, डायग्राम क्लियर, साइड में आप लिखिए, अमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 1 नंबर लिखिए, श्लेष्मा, पेप्टिक कोशिका, एक और है
ऑक्सिटिक कोशिका, इसके ऊपर भी बात है। ये बात थोड़ी आगे जाके करेंगे दोस्तों, बस आप हेडिंग लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा। अमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें लिखिएगा 1 नंबर फिब्रिल कोशिका, दूसरी लिखिएगा पेप्टिक कोशिका, तीसरी लिखिए ऑक्सिटिक कोशिका। अब देखिए ये क्या काम करती है, ये म्यूकस का स्राव करती है। किसका? म्यूकस का स्राव करती है। ये करती है प्रो एंजाइम, एंजाइम पेप्टिनोजन का स्राव करती है। और ये किसका काम करती है? HCl का स्राव करती है, मतलब HCl का निर्माण करती है। ये जो टॉपिक पढ़ेंगे, ये 3 चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? भोजन का पाचन, हमारा पाचन तंत्र की जितनी बातें करेंगे उसके बाद जाके बात आएगी, तब तक आपको थोड़ा याद देख लीजिए। मतलब ऑक्सिटिक श्लेष्मा कोशिका, पेप्टिक कोशिका और ऑक्सिटिक कोशिका। नेक्स्ट डालिए दोस्तों, छोटी आंत। छोटी आंत देखते हैं। छोटी आंत बता दिया, भोजन क्या होता है? आमाशय के द्वारा यहां तक संग्रह होता है। छोटी आंत, इसमें लिखिए छोटी आंत पाचन तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें भोजन आमाशय के जठर निगर्मीय भाग से शुरू होकर बड़ी आंत में खुलता है। जठर निगम भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक पूर्ण होता है। अब देखिए छोटी आंत की लंबाई पूछी जाए, मानव में इसकी लंबाई पूछी जाए कितनी होती है? 7 मीटर होती है। 7 मीटर इसकी औसत लंबाई होती है। छोटी आंत द्वारा भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। अब देखिए छोटी आंत को 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांटा। पहला ग्रहणी, दूसरा बांटा अग्र शुद्रांतर। अग्र शुद्रांतर 3 नंबर डालिएगा, शुद्रांतर। इसमें लिखिए 1 नंबर डालिए ग्रहणी। ग्रहणी में लिखिए यह अमाशय से जुड़ा यू आकार की नली होती है। यह अमाशय से जुड़ा यू आकार की नली होती है। इसमें भोजन का रासायनिक पाचन पूर्ण होता है। इसमें क्या होता है? रासायनिक पाचन होता है। किसका? रासायनिक पाचन होता है। 2 नंबर डालिए अग्र शुद्रांतर। इसमें लिखिए यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यह छोटी आंत का मध्य भाग है। इस भाग में ग्रहणी से पचित रस का अवशोषण किया जाता है। जो भोजन ग्रहणी में आ गया, ग्रहणी के बाद जो भोजन बच गया उसका अग्र शुद्रांतर द्वारा पाचन कर लिया जाता है। साथ साथ लिखिएगा पचित रस का अवशोषण किया जाता है। इस भाग में विशेष प्रकार की कोशिका, जिन्हें आंत्र कोशिका कहते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम आंत्र कोशिका होता है। आंत्र कोशिका होती है। ये क्या करता है? भोजन का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है? अवशोषण होता। डायग्राम के थ्रू आप इसको देख लीजिएगा। छोटी आंत दिखाई गई है। छोटी आंत का पहला भाग जो ग्रहणी कहलाता है, ग्रहणी, और उसके बाद में जो अग्र शुद्रांतर, उसमें अवशोषण होता है। किसका? भोजन का अवशोषण किया जाता है। वसा का, पचित भोजन का, पानी का, जैसे भी आवश्यक लेते हैं उसको क्या किया जाता है? पचित किया जाता है। उसके बाद डालिएगा शुद्रांतर। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। कौन सा भाग? एकदम अंतिम भाग, लास्ट भाग इसका छोटी आंत का।
और यह छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। इस भाग में पीत लवण व वसा का अवशोषण होता है। ओके दोस्तों, ये हो गई हमारी छोटी आंत। इतनी बातें इसमें करने लायक है नहीं, क्लास 12 में जाएंगे तो इसके बारे में बेहतर आपको पढ़ने को मिलेगा। छोटी आंत लगभग इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर बताई जाती है और यह 3 भागों में होती है। ग्रहणी अगर क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर में पाई जाती है। ग्रहणी में क्या होता है, रासायनिक पाचन होता है, युवाकार की नली होती है। और अगर क्षुद्रांतर में आंतर कोशिकाएं पाई जाती है जो भोजन का अवशोषण करती है। भोजन का इसमें क्या हो गया दोस्तों, अवशोषण हो गया इसमें अगर क्षुद्रांतर में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, क्षुद्रांतर क्या होता है, यह भाग बड़ी आंत में जाकर खुलता है और इसमें पीत लवण व्यवस्था का क्या होता है, अवशोषण होता है। बस नेक्स्ट डालिए बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसमें लिखिए क्षुद्रांतर बड़ी आंत में खुलती है। क्षुद्रांत लास्ट भाग हमने पढ़ा, क्षुद्रांत वो क्या करता है, बड़ी आंत में खुलती है और इसकी लंबाई लिख लीजिएगा 2 से 3 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत छोटी आंत से व्यास में चौड़ी होती है। इसका कार्य क्या होता है, काम लिखिए इसका। ये क्या करती है, भोजन को वसा को खनिज लवणों को क्या करता है, उनका अवशोषण करती है। क्या करती है, उनका अवशोषण करती है व इनको आगे मल द्वार तक पहुंचाती, आगे मल द्वार तक पहुंचाने का काम करती है। डायग्राम के थ्रू भी आप इसको देख लीजिए। आगे मल द्वार तक इसका पहुंचाने का काम करते हैं कौन, बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में लिखिए, मनुष्य में बड़ी आंत 3 भागों में बांटा जाता है। 1 नंबर अंधनाल, 2 नंबर बृहदांत, 3 नंबर डाल दिए मलास्य। अंधनाल में लिखिए दोस्तों, यह छोटी आंत के क्षुद्रांतर से जुड़ा होता है। यह छोटी आंत के क्षुद्रांतर से जुड़ा होता है। इस भाग में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो अपचयित भोजन को क्विनन क्रिया के द्वारा अवशोषित करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई भोजन आया, कोई भोजन क्या आता है, क्या बात की, बड़ी आंत यानी क्षुद्रांत पड़ा, उससे भोजन किसमें आया, बड़ी आंत के कौन से भाग में, अंधनाल में आता है। अंधनाल में क्या आया, अवशोषित भोजन आया। आने के बाद में ये इसको क्या करता है, इस विधि के द्वारा, क्विनिन विधि यानी क्विनिन प्रक्रिया जो होती है, इसके द्वारा उस भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता है, पचित करता है। उसके द्वारा जो जीवाणु होता है, इसके द्वारा यहाँ पर मरे जाते हैं। एक जीवाणु जो हम खाते हैं, ये बात मैंने आपको शायद बताई नहीं, अगर कोई भोजन के द्वारा कोई जीवाणु खाए जाए, वो कहाँ तक पहुंचते हैं, हमारे मुख में आते हैं। मुख में आने के बाद कुछ खत्म हो जाती है, ठीक है, और कुछ क्या होता है, लार ग्रंथियां जो पाई जाती है, वो भोजन को, कीटाणु को खत्म कर देती है। मतलब खत्म करने के बाद जो बच गए जो जीवाणु होता है, वो जो स्टोमच में आते हैं, वहां पर एसिड की मात्रा पाई जाती है, भयानक एसिड पाया जाता है। उस एसिड में आने के बाद वो जीवाणु खत्म हो जाते हैं। फिर भी कुछ बच जाते हैं, के आगे जाने के बाद कुछ बच जाते हैं, वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं क्विनिन प्रक्रिया के द्वारा। वेदांत अब शेष बचा जो अपचयित भोजन होता है, जो शेष बचा भोजन होता है ना, वो उसको कहां पहुंचा देता है, शेष बचे भोजन को
वृदांत तक पहुंचा देता है। अब वृदांत आगे पहुंचाएगा। वृदांत में अब लिखिए अंधनाल का आगे का भाग, अंधनाल का आगे का भाग वृदांत कहलाता है। यह यू आकार की, यह यू आकार की करीब 1.3 मीटर लंबी संरचना होती है। 1.3 मीटर लंबी संरचना तो यू आकार की होती है। डायग्राम के थ्रू आप वृदांत को देख लीजिएगा। 1.3 मीटर यू आकार की नलिका होती है। इसके 4 भाग पाए जाते हैं। इसके 4 भाग पाए जाते हैं। 1 नंबर लिखिए अवरोही, 1 में लिखिए 2, 3 और 4। पहला भाग लिखिए आरोही वृदांत, 2 नंबर अनुप्रस्थ, 3 नंबर आरोही और 4 नंबर डालिएगा सिग्माकार वृदांत। ये 4 भाग वृदांत में पाए जाते हैं। डायग्राम के थ्रू भी आप देख लीजिए कि 1.3 मीटर लंबी संरचना होती है, यू आकार की आपको दिख रही होगी और उसके 4 भाग, इधर वाला आरोही, फिर अवरोही, फिर कौन सा आरोही, उसके बाद फिर अवरोही आता है, उसके बाद सिग्मा का आकार आ जाता है और वो सिग्मा आकार उसको कहां पहुंचाता है? लास्ट भाग बच गया हमारा कौन सा? मलाशय, मल द्वार जिसे मलाशय बोला जाता है, उसके द्वारा भोजन यहां तक पहुंचता है। अब लिखिए मलाशय में, मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग मतलब आहार नाल का, जहां पर भोजन पचित हुआ उसके बाद का तो लास्ट जो भाग होता है जो हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, वो लास्ट भाग मलाशय होता है। पचित वसा यानी पचित खनिज लवणों के द्वारा पचित हुआ भोजन मलाशय के द्वारा बाहर निकलता है। देखिए यह 20 सेंटीमीटर लंबा होता है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना इसकी पाई जाती है। और मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदानाल कहते हैं और गुदानाल मलाशय के द्वारा खुलती है। गुदानाल जो होता है वो मलाशय के द्वारा आगे खुलती है और मल द्वार पर आहार नाल समाप्त होता है। यानी 20 मीटर सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है और बच गई कितनी? 3 सेंटीमीटर जो बचा हुआ जो भाग होता है, मतलब 3 निकालिए कितना बचा? 17 सेंटीमीटर तो मलाशय होता है। 3 सेंटीमीटर बच गई। 3 सेंटीमीटर किसमें खुलता है? गुद्दा नाल में खुलता है। ओके दोस्तों, ये हो गई हमारा पाचन तंत्र का टॉपिक यहाँ पर समाप्त। लास्ट बचा हमारा इसी में एक टॉपिक, इस चैप्टर में नहीं बल्कि इस पाचन तंत्र का एक टॉपिक जो हमने बताया था, ग्रंथियां बताई थी आपको, पाचन ग्रंथियां, वो पढ़ेंगे हमारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।